अहमद हसन नदवी साहब, यकीनी तौर पे एक उम्मीद की किरण तो जागी है, लेकिन इन्हीं सारे मामलात में, इसी तनाजुर में हम देख रहे हैं कि तरदीद, तनकीद और तायद होती भी नज़र आ रही है। अब आप क्या समझ रहे हैं कि जो पाकिस्तान का किरदार है इसमें, यकीनी तौर पे वो तो सबके सामने है, अगर तो ये फुलफिल हो जाता है, इसके कोई रिजल्ट निकल के आ जाते हैं, पाकिस्तान को कहाँ पे देख रहे हैं? लेकिन दूसरी जानिब मुझे ये भी बताएगा कि जो मुश्तबा खामनाई की जानिब से कहा जा रहा है कि वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मुज़ाकरात की उन्होंने हिमायत की है, लेकिन कहीं से इसकी तरदीद भी आ रही है, तो फिर इसको किस तरह से रिलेट करेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखें, शाम साहब ने बड़ा अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने वैसी सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर करके रखी है। इसमें मैं ऐड ही कर सकता हूँ जो उन्होंने बात की है। देखें, जहाँ तक मुश्तबा खामनाई की स्टेटमेंट की बात आपने कही है, इरानियंस की तरफ से ये एक सेट प्रिंसिपल और एक सेट स्टैंडर्ड होता है। ये मॉडर्न वॉर्स जो हम लड़ रहे हैं उसमें एक बाकायदा तौर पे जंग के अंदर एक जंग होती है सीज फायर के वक्त, सीज फायर के दौरान, ये कहने की कि हमें इस मुल्क ने पहले सीज फायर इनिशिएट किए। दोनों राइट। मुल्कों की कोशिश होती है कि वो दूसरे मुल्क पे डालें कि वो हारा है, वो हमारे पास आया है सीज फायर के लिए। दोनों मुल्क ये कोशिश करते हैं कि दूसरे मुल्क को फ्रेम करें। अमेरिका उसी तरीके से ईरान को फ्रेम कर रहा है कि ईरानियंस मेरे पास आए हैं और उन्होंने आके कहा है कि सीज फायर की जाए, और ईरानियंस का ये स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है कि वो कहेंगे नहीं, अमेरिका जो है वो इस वक्त डिप्लीट हुआ है और उसका वो एग्जॉस्ट हुआ और उसने सीज फायर के लिए बात की है। इस पर मेरा और आपका अपना ओपिनियन है। मुझे ऐसा ज़ाती तौर पर लगता है कि अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं था कि ये जंग लंबी खिंचे, और अमेरिका ने इसराइल बिल्कुल। के पुश के ऊपर ये जंग की मिसकैलकुलेशन थी, और अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है। ईरान के इस जंग से निकलने से ज़्यादा अमेरिका इस जंग को छोड़ना चाह रहा है। और दूसरा जो इरानियंस की तरफ से बात हुई है वो ये हुई है कि हमारे कोई डायरेक्ट टॉक नहीं हुए, विच इज़ राइट। डायरेक्ट टॉक नहीं हुए, इनडायरेक्ट टॉक्स बहुत ज़्यादा हुए हैं। और जिसको जो जंगों को पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उनको इस बात का पता होता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दो मुल्कों के दरमियान में जंग हो रही हो और किसी ना किसी लेवल के ऊपर निगोसिएशंस, मुज़ाकरात, बातचीत जो है, टॉक्स ना हो रहे हों। तो टॉक्स तो हो रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान में। हाँ, डायरेक्टली शायद ना हो रहे हों, मुश्तबा खामनाई के थ्रू शायद ना हो रहे हों, और मल्टीपल एक्टर्स, सेकेंडरी एक्टर्स होते हैं जो मुज़ाकरात और बातचीत कर रहे हैं। ठीक। दूसरी बात आपने कही कि पाकिस्तान का जो मीडिएशन और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, देखें, जंगों के दौरान जो मीडिएशन होती है या सीज फायर जो होता है या डी एस्केलेशन होती है, वो दो एस्पेक्ट्स, दो चीज़ों के ऊपर बेस करती है। राइट। पहला, जो एक्टर्स जंग लड़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, जो एक्टर्स जंग लड़ रहे हैं उनका इंटेंट है सीज फायर का या नहीं। अगर वो सीज फायर नहीं करना चाहते, डी एस्केलेट नहीं करना चाहते, तो फिर मीडिएशंस या जो मर्जी आप कर लें, सीज फायर नहीं होगी। सबसे पहले इंटेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। हमारी जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो ज़ुबान आम उसमें उसको कहा जाता है कि नीयत होनी चाहिए बिल्कुल। सीज फायर की। अब आप उसको अगर मॉनिटर करें तो तीन एक्टर्स हैं। जी। नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं आई वाज सेकंड, आई एम सेइंग यू आर जी। राइट। अच्छा जी। तो इंटेंट की जहां तक बात है तो तीन एक्टर्स हैं, अमेरिका, इसराइल और ईरान। अमेरिका भी चाहता है कि वो सीज फायर करे, उसके अपने रीजंस हैं। पॉलिटिकल प्रेशर जो डोनाल्ड ट्रंप पे उसके घर में आ रहा है बहुत ज़्यादा, और जिस तरीके से उनका जो वो अफोर्ड नहीं, इकोनॉमिक प्रेशर जो सस्टेन नहीं कर सक रहे। बर्नी सैंडर्स ने भी कहा कि हम जंग के अंदर और कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कांग्रेस से इजाज़त नहीं ली गई, और ये सब कुछ। ईरान भी यही चाहता है कि जंग में सीज फायर आए, क्योंकि वो जाहिर है वो सीज फायर होगा, अमन होगा तो ईरान प्रोग्रेस करेगा। ईरान के इंटरेस्ट में नहीं है कि वो जंग लड़े। तीसरा इसराइल है। इसराइल के अंदर अब दो तरह की ओपिनियन पाई जाती है। एक, इसराइल की ग्राउंड रियलिटीज़ है, 5% लोग छोड़ के चले गए हैं, हुकूमत जो है बिल्कुल। उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रेशर है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये सब कुछ। अवाम चाहती है कि ये जंग ना हो, अफोर्ड नहीं कर सकते, बंकर्स में रह रहे हैं, हालात ख़राब है। और लेकिन मैं अगर नेतन्याहू सवाल जो है वो पूछूं चाहता अहमद है कि से जंग मजीद जी जी, फैले। श्योर। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये आपको क्या जी जी लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ना वो बातचीत की तरफ इसलिए आए हैं कि जितनी बढ़के दावे किए थे कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मस को हम खुलवा लेंगे और अपने जंगी जहाज बेच के सब कुछ करवा देंगे, अब जिस तरीके से सारी दुनिया ने बता दिया कि ये आप ईरान की मर्जी के बगैर आप इस स्टेट ऑफ हॉर्मस को नहीं खुलवा सकते। तो मेरा सवाल आपसे कि आपको लगता है कि यहाँ पे आके उनको प्रेसिडेंट ट्रम्प को पछताई महसूस हुई कि भाई ये तो नहीं खुल रही, पूरी दुनिया जो है ना वो हॉस्टेज बन गई है तेल के कॉन्टेस्ट में, तो लिहाजा बातचीत की जाए। जी। जी शाम साहब, बिल्कुल, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब इन्होंने अमेरिका ने जब अटैक किया, इसराइल और अमेरिका ने मिलकर जब ईरान के ऊपर अटैक किया और सुप्रीम लीडर की शहादत हुई,
तो उस शहादत के बाद पिछले 20 साल से जिस तरीके से ये डिमोनाइज कर रहे थे सुप्रीम लीडर को, इनको ये लग रहा था कि अमेरिका के अंदर भी लोग खुशी के जश्न मनाएंगे कि ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत हो गई है, और ईरान के अंदर भी लोग सड़कों पर निकल के आएंगे कि हम आज़ाद हो गए हैं। लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स हुआ। ईरान के अंदर जो थोड़ा बहुत डिवाइड भी था वो भी ख़त्म हो गया, और अमेरिकन जो थे वो उसी तरह अमेरिकन की इस जंग के खिलाफ हैं जिस तरह वो खामनाई साहब की शहादत से पहले थे। सो यहाँ पर ही आपने देखा कि उन 24 घंटों के अंदर ही फिर मार्को रूबियो आए और उन्होंने कहा कि ये रिजीम चेंज तो हम करना ही नहीं चाहते थे अमेरिका में। फिर आपने फौरन देखा कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान में एक रिफ्ट भी क्रिएट होना शुरू हो गया। जाहिर है, अब इतनी बड़े पैमाने के ऊपर जब आप जंग इम्पोज करते हैं तो उसको उससे निकलते निकलते भी आपको टाइम लगते हैं। बाकी सारा ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ये बाकी सारी जो चीज़ें हैं, ये इन्होंने मल्टीप्लाई किया, कपल अप किया उसको, लेकिन वो पहले दूसरे दिन के अंदर ही अमेरिका को रियलाइज़ हो गया था कि वो जो ये कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी और ग्रेव मिसकैलकुलेशन है, और उस दिन से अब तक अमेरिका जो है वो फेस सेविंग ही ढूंढ रहा था, जो कि इवेंचुअली इन्होंने अब अचीव किया। और दूसरा जो पॉसिबिलिटी मैं जो आपकी मीडिएशन की बात थी उसमें इंटेंट का मैंने आपको बता दिया था कि ज़्यादातर जो पार्टी एक्टर्स हैं वो चाहते हैं कि मीडिएशन हो और ये जंग ख़त्म हो। पॉसिबिलिटी दूसरा फैक्टर होता है। पॉसिबिलिटी क्या है कि पाकिस्तान किस तरीके से, और पाकिस्तान नेचुरली इमर्ज करता है एज अ सिक्योरिटी गारंटर, एज अ नेट स्टेबलाइजर। आपने देखा कि जब ईरान और सऊदी अरेबिया के ऊपर ईरान ने जब अटैक किया तो दरमियान में जो सिक्योरिटी गारंटीज थी या स्टेबलाइजेशन इफेक्ट था या मीडिएशन थी वो पाकिस्तान ने ही दी थी। पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जो साजिश थी इसराइल की कि पूरे मुसलमान दुनिया को आपस में लड़वा दिया जाएगा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए जाएंगे, या ईरान अच्छा अहमद, एक और इंटरेस्टिंग सवाल भी अगर मैं पूछूं, इस सारे मसले पे जो हिंदुस्तान में तनकीद हो रही है, हिंदुस्तान में जो तनकीद हो रही है, उनके अपने लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का स्ट्रेचर खत्म हो गया, सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, जिसको आप कहते थे एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, तो वहां पे वो कहते हैं हिंदुस्तान तना हो गया, उसको कोई पूछ नहीं रहा, ना हमसाये पूछ रहे हैं, ना ईरान पूछ रहा है, ना अमेरिका पूछ रहा है। इस पे क्या कमेंट करेंगे? जी देखें, वो इंडिया की एक जर्नलिस्ट थी, उन्होंने ट्वीट भी किया हुआ था कि ये पाकिस्तान के अंदर जो टॉक्स हो रहे हैं ये बड़ी गलत बात है, ये कैसे पॉसिबल है कि पाकिस्तान हैज़ गॉट द सीट ऑन द टेबल। तो मैंने फिर उस पर कमेंट करके जवाब दिया था कि पाकिस्तान डज नॉट हैव अ सीट ऑन द टेबल, वी हैव अ सोफा एंड वी ओन द टेबल एज वेल। तो पाकिस्तान को जिस तरीके से आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे थे, जो ये आइसोलेट करने की पाकिस्तान को कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान हैज़ इमर्ज एज अ नेट स्टेबलाइजर। देखें, जब दुनिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हों, जंगों की हर मुल्क का, जो आप मोदी की बात कर लें, आप नेतन्याहू की बात कर लें, ये ग्रेटर इसराइल और ग्रेटर इंडिया वाले जब इस तरह की वॉइसेस, फैशिज्म की वॉइसेस, टेररिज्म की वॉइसेस दुनिया के अंदर गलबा हासिल कर रही होती हैं ना, गलबा पा रही होती हैं, उस वक्त एक स्टेबल स्ट्रेटेजिक वॉइस ऑफ पीस जो होती है उसकी अपनी ताकत होती है और उसका स्नोबॉलिंग इफेक्ट होता है। पाकिस्तान इमर्ज किया है एज अ वॉइस ऑफ पीस। 47 में कायदे आज़म हमें हमारा फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल दे के गए थे, पीस विद इन एंड पीस विदाउट का। पाकिस्तान आज प्रैक्टिकली उसको जी रहा है, और वो जो वॉइस ऑफ पीस है उसका स्नोबॉलिंग इफेक्ट इतना पावरफुल है कि पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के इर्द गिर्द रैली कर रही है। दूसरी तरफ इंडिया में एक मोदी, एक फैशिस्ट बैठा हुआ है जो कि हिंदुत्व, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र है, जो कि नेगेटिव स्ट्रेटेजिक इमोशंस के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। इस वजह से इंडिया आइसोलेटेड होता जा रहा है, इसी वजह से इसराइल आइसोलेटेड होता जा रहा है, और पूरी दुनिया की जो 7 बिलियन पॉपुलेशन है उसमें पॉपुलर सेंटिमेंट जो है वो पीस और स्टेबिलिटी का है। इस वजह से पाकिस्तान इमर्ज कर रहा है सेंट्रल स्टेज के ऊपर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।